सर 21st सेंचुरी में और खासकर NEP 2020 के बाद स्कूल एजुकेशन का रोल आप कैसे बदलते हुए देख रहे हैं सर? और ये कितना इवॉल्व होगा अभी? NEP 2020 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है और ये एक हमें पॉलिसी, एक दिशा देता है कि स्कूल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। बच्चे जो निकले उनमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हों, जी, इंक्वायरर हों, लॉजिकली चीज़ों को सोच सकें, सोशियो इमोशनली स्ट्रांग हो। कहने का मतलब कि जीवन में अगर स्ट्रेस आए तो स्ट्रेस को भी पॉजिटिवली ले सकें, माइंड को उतना ही चला सकें उस दौरान जितना नॉर्मल सिचुएशन में चलाते हैं। जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हो गई आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी, एक हो गई आपकी मेंटल डिसेबिलिटी। जी, हम बात कर रहे हैं अभी ऑटिज़म की भी कि बच्चे माइल्डली ऑटिस्टिक हैं, मॉडरेट ऑटिस्टिक हैं या वेरी हाईली सीवियरली ऑटिस्टिक हैं। इन सारे बच्चों को भी हम किस तरीके से कैटर कर सकें। अगर क्लासरूम शिकायत कर पाता तो क्या शिकायत करता? क्लासरूम अगर शिकायत कर पाता तो मुझे लगता है ये शिकायत करता कि बच्चे इतना कम क्यों बोल रहे हैं और टीचर इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं। जी सर, अगर आप भारत के हर टीचर को कोई एक गिफ्ट देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं अगर टीचर्स को गिफ्ट देना चाहूँ तो मैं टीचर्स को एक किताब देना चाहूँगा, APJ अब्दुल कलाम साहब की विंग्स ऑफ फायर, जो मैं चाहूँगा कि हर टीचर ज़रूर पढ़े, क्योंकि उसके अंदर इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। सर, आपने मैम का नाम लिया है, निक्की मैम का, तो एक IAS की वाइफ होना बहुत टफ होता है कि कम टफ होता है? उनको ये फील नहीं होता कि मैं IAS हूँ। नमस्कार दोस्तों, सक्षम यात्रा में आज के इस नए पड़ाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका ये सफ़र बहुत अमेजिंग रहा है और मुझे तो वो सफ़र बार बार एक फिल्मी सफ़र सा लगता है। 2009 में दिल्ली के भारतीय विद्यापीठ से निकलकर अपनी स्कूलिंग पूरी करता हुआ एक शख्स IIT दिल्ली से अपनी क्लासेस को पूरा करता हुआ ये व्यक्ति तय करता है कि अब मुझे भारतीय शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र को बदलने के लिए भारत के अलग अलग फील्ड में काम करना होगा। पहले अटेम्प्ट में IPS, अगले अटेम्प्ट में IAS सर्व करते हैं दिल्ली में एज ए SDM नजफगढ़, और फिर एज एन IPS सर्व करते हैं अरुणाचल प्रदेश में एज ए डिप्टी कमिश्नर। दिल्ली लौटते हैं MCD कमिश्नर करोल बाग, फिर पहुंचते हैं दिल्ली की एजुकेशन का चेहरा बदलने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर, और अब CBSE के सेक्रेटरी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री हिमांशु गुप्ता जी की। जिस तरह से उन्होंने अपने सफ़र को चुना और सफल हुए वो हम सब के लिए एक मिसाल है। हम आज उनके जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनकी सफलता के राज, और जानेंगे CBSE हमारे लिए क्या करती है, किस तरह से हमारे देश की दिशा और दशा को CBSE एक नई पहचान देगी। तो आइए मिलते हैं आज के शख्स, आज के गेस्ट श्री हिमांशु गुप्ता जी से। नमस्कार हिमांशु गुप्ता जी। नमस्कार। आज की सक्षम यात्रा में आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद। हमारी ये सक्षम यात्रा एक प्रयास है उन सब को सक्षम बनाने की जिन्हें अपने अपने फील्ड में और ज़्यादा सक्षम होने की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट है सर शायद अपने घर परिवार को ज़्यादा जानने के लिए सक्षम होने की। ये रिक्वायरमेंट है अपने देश को, अपने कल्चर को जानने की, सक्षम करने की। ये यात्रा है व्हील चेयर के उन लोगों को आगे लेकर, साथ लेकर चलने की, उन्हें सक्षम बनाने की। और आज आप हमारे मेहमान हैं तो ये यात्रा है उनको ज्ञान के उस पहलू से चिर परिचित करवाने की जिसकी उन्हें ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। आपका बेहद धन्यवाद। धन्यवाद। हिमांशु जी, आपकी अब तक की लाइफ की अचीवमेंट एक फिल्मी स्टोरी की तरह लगती है। जो आपने चाहा वो यूं 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 आ गया। 2009 में IIT दिल्ली में इंजीनियरिंग, 2012 बैच में पहले IPS कैडर,
फिर आपने दोबारा से सोचा कि थोड़ी देर करके मुझे आईपीएस में जाना है, फिर दिल्ली एजुकेशन सेक्रेटरी, सॉरी दिल्ली डायरेक्टर, दिल्ली एजुकेशन डायरेक्टर, एमसीडी में आपका रोल, और अब सीबीएसई डायरेक्टर। तो सर ये कोई जादू है, ये आपकी किस पैशन की, किस सोच का क्या नतीजा है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं सर। मैं इसके अंदर अजय जी आपको यही बोलना चाहूँगा कि बचपन से मैं हमेशा ही मतलब एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट रहा हूँ जी। और मुझे मेरे माताजी पिताजी ने हमेशा से ही एक इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि आप जो भी करो उसको दिल लगा के करो, मेहनत से करो और हमेशा पॉजिटिव रहो। जी। तो मुझे अब तक याद है जब मैं स्कूल में शुरू के अंदर पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था जी। मेरी मदर और मेरी कुछ टीचर्स मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट करते थे कि आप आज अच्छे नहीं हो लेकिन आप कल अच्छे हो सकते हो अगर आप मेहनत करो, आप लगे रहो। 9-10th के अंदर मेरा इंटरेस्ट बना कि हाँ मुझे मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में खासकर इंटरेस्ट है। हालांकि इंजीनियरिंग में बोलूँ कि मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, मैं ये कह नहीं सकता जी। लेकिन क्योंकि उस समय एक ट्रेंड था कि आपको जो भी मैथ्स और साइंस लेता है उसे इंजीनियरिंग करनी चाहिए और आईआईटी उस समय एक बहुत बड़ा वो था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था आईआईटी के अंदर तो मेरी आईआईटी में थोड़ी पीछे रैंक थी जी। और इसीलिए मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया था। जी। लेकिन हमेशा से मेरा सपना था कि मैं आईआईटी में इंजीनियरिंग करूँ। जी। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ मुझे कोई भी चीज़ पहली बार में नहीं मिलती थी जी। लेकिन उसका कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई चीज़ मिली नहीं। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं अपनी तरफ से और क्या कर सकता हूँ कि जो मैंने सोचा है मैं उसको पा सकूँ। तो मैं कॉलेज में रहते-रहते जी। मैंने फिर से आईआईटी की तैयारी करी और फिर मैंने अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर भी किया, उसमें भी मैं पास हुआ और मैं फिर आईआईटी के अंदर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं आईआईटी गया। जब मैं आईआईटी के अंदर था तो पहले 1-2 साल के अंदर इंजीनियरिंग के जो बहुत सारे कोर्सेज़ करे तो मुझे लगा कि नहीं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जी। 3rd ईयर के अंदर हम अखबार, हमारे हॉस्टल में अखबार आते थे तो मैं द हिंदू अखबार पढ़ना जब स्टार्ट करा तो मुझे बहुत ज़्यादा एक ये फीलिंग आई कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं सोसाइटी के लिए कुछ दे सकूं। जी। मैंने एक एनजीओ भी ज्वाइन करी, वहाँ पर मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया और 4th ईयर में आते-आते मेरा ये इंटरेस्ट पक्का हुआ कि नहीं अब मुझे सिविल सर्विसेज करना है और सिविल सर्विसेज के अंदर भी मेरा हमेशा से था कि मुझे आईएएस करना है क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एजुकेशन में भी काम कर सकते हैं, आप हेल्थ में भी काम कर सकते हैं, जी। आप चाहें आपको आगे लगे कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम कर सकते हैं। मतलब आप जो भी काम करते हैं आप समाज के अंदर एक बदलाव लाते हैं। तो मैंने 4th ईयर के अंदर जब तैयारी करना स्टार्ट किया तो पहला अटेम्प्ट मैंने उसके 1.5 साल बाद दिया। तो 2009 में मैं पास आउट हुआ, मैंने 2010 में अटेम्प्ट दिया। अटेम्प्ट देने के बाद मैंने फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया था और सिविल सर्विसेज का भी। मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो गया था पहले अटेम्प्ट में और सिविल सर्विसेज के अंदर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिली थी। जी। पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद मुझे ये था कि मुझे फिर से एक बार और अटेम्प्ट देना है क्योंकि मेरा मतलब मैं आईएएस करना चाहता था। तो पुलिस सर्विस ज्वाइन करी, ट्रेनिंग करी और तब तक मैं आईएएस का एग्ज़ाम भी दे चुका था। फिर उसके बाद मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ। अगले साल फिर मैं आईएएस की ट्रेनिंग पर गया। उसके बाद दिल्ली में मैं एसडीएम रहा, नजफगढ़ का एसडीएम था। अरुणाचल मैंने 5 साल सर्व किया जो कि मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जी। फिर मैं वापस दिल्ली आया तो मैं एमसीडी करोल बाग में डिप्टी कमिश्नर था। फिर दिल्ली का एजुकेशन डायरेक्टर बनने पर मुझे महसूस हुआ कि एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप लोगों के जीवन में वास्तविकता में बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो फिर मैं कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन के अंदर बनता गया और आज मैं सेक्रेटरी सीबीएसई हूँ, फिर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। सो एक बहुत लगाव हो गया है मेरा एजुकेशन सिस्टम से,
देश के एजुकेशन सिस्टम से और इसको कैसे और हम सुधार सकते हैं। जी सर, जब मैं ये सुन रहा था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल एक एक के बाद एक तेजी से आ रहे थे। अभी आपने कुछ और सोचा है सर करने की? मेरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब पहली पोस्टिंग पे एसडीएम नजफगढ़ था जी तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम एक दिया गया था कि मुझे सरकारी ज़मीन को बचाना है, जी एनक्रोचमेंट हटाना है। जी और मुझे अब तक याद है एक बार जब मैं एनक्रोचमेंट हटाने गया था तो बहुत सारे घर थे। हुआ क्या था कि सरकारी ज़मीन थी जी जो किसी प्रॉपर्टी डीलर ने जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट कर दिए जी और उसने आगे बेच दिए। और आगे बेचने के बाद कुछ लोगों ने वो खरीदे, वो वहाँ रह रहे थे और वो मुझे एनक्रोचमेंट हटानी थी। जी तो जब मैं वो एनक्रोचमेंट हटा रहा था तो मैं देख रहा था कि बहुत सारी महिलाएं भी बहुत मतलब रो रही थी और बोल रही थी कि हमारी क्या गलती है। तो मुझे उस समय रियलाइज़ होने लगा कि यार मैं जब काम कर रहा हूँ क्या ये सही काम है। जी तो मुझे लगता था पता नहीं शायद मैं इस काम के लिए बना भी हूँ या नहीं, बहुत सेल्फ डाउट आते थे। जी लेकिन जब मैं अरुणाचल भी गया तो वहाँ मैंने एजुकेशन के अंदर काम किया। मैं स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन भी था जी और मैं मुख्यमंत्री के साथ भी था, मैं स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर भी था। तब वहाँ पर मैंने डेवलपमेंटल वर्क्स में जब काम करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा हाँ दिस इज़ वन एरिया वेयर आई वांट टू वर्क। और फिर दिल्ली में ऐसी कृपा रही भगवान की, मैं बोलूँगा कि मुझे मौका मिला कि मैं एजुकेशन डायरेक्टर बन सकूँ। और तब मैंने बहुत डीपली इस काम को एंजॉय किया और मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ एक कॉलिंग होती है ना इंसान की, उसे फील होता है कि हाँ ये एक एरिया है जिसमें मैं हमेशा के लिए मतलब मैं चाहूँगा कि मैं काम कर, मुझे मौका मिलता रहे। तो ये एक एरिया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें आगे और करता रहूँ। सर, इससे पहले कि मैं इससे जुड़े हुए अगले सवाल पे आऊँ तो ऐसा ना हो मैं भूल जाऊँ, मैं चाहूँगा इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपके माता और पिता का नाम जानें। या मेरे और पिताजी का नाम है श्री रतन कुमार गुप्ता। वो बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर थे। और मेरी माता जी का नाम है श्रीमती वर्षा गुप्ता जो एक हाउस वाइफ हैं। जी या और आप कहाँ से आते हैं सर? मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। जी हालांकि मेरे माताजी पिताजी हमारी पूरी फैमिली अलीगढ़ से है। और मेरे पिताजी ने भी इंजीनियरिंग करी हुई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। सर, जब आपने आईएएस बनने का फैसला किया तो घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था? कोई मतलब आप सक्सेसफुली प्लेस्ड हैं, क्या होता है सर, एक छोटी सी भी चीज़ आपको मिल जाती है तो फिर आप मुट्ठी बंद करके उस पे काम करते रहते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं एक और बार डेयर करूँगा, मैं एक और बार तैयारी करूँगा। तो वहाँ जब आप सक्सेसफुल खड़े थे और आपने बोला मैं एक और बार आईएएस की परीक्षा देना चाहता हूँ। नहीं, मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी जो दोस्त थी उस समय, वो आज मेरी पत्नी हैं, उन्होंने भी मुझे डॉक्टर निक्की यादव, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी सो उन्होंने बोला कि अगर आपका मन है कि आप आईएएस की मतलब आईएएस बनना चाहते हो तो आप फिर से एग्ज़ाम दो, फिर से तैयारी करो और हम आपके साथ खड़े हैं। जी और मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं हमेशा दिल्ली में रहा तो मुझे नहीं पता था कि कलेक्टर क्या होता है जी या इनफैक्ट सचिव क्या होता है, मुझे नहीं पता था। जी मुझे तो अखबार के माध्यम से पता चलता था कि हाँ ये एक सर्विस है जिसके अंदर आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। जी और हमेशा से मेरी एक फ़िलॉसफी रही है कि मुझे जीवन के अंदर अपना बेस्ट देना है, उसके बाद आगे जो इंसान को मिलना है वो सब ऑलमाइटी पे डिपेंड करता है। मैं गीता को बहुत पढ़ता हूँ तो उसके अंदर भी एक श्लोक है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो मैं हमेशा से अपनी तरफ से रहता था कि मैं अपनी तरफ से अपना कर्म अच्छा करूँ, आगे जो मिलेगा उसको मैं स्वीकार करूँ। सर, आपने मैम का नाम लिया है, निक्की मैम का, तो एक आईएएस की वाइफ होना बहुत टफ होता है कि कम टफ होता है? उनको ये फील नहीं होता कि मैं आईएएस हूँ। अच्छा जी। उनके लिए तो मैं एक इंसान हूँ। जी और वो मेरे से एक्सपेक्ट करती हैं कि आप समय से घर आओ और बच्चों को भी देखो, बच्चों के साथ भी समय स्पेंड करो। तो जी उनके लिए तो मैं बस एक उनका हस्बैंड हूँ। बट ये हमेशा से शायद मुश्किल होता है सर, क्योंकि बहुत सारा समय ट्रैवलिंग में, हाँ देश भर हाँ में हाँ आपके कोई हाँ शायद घड़ी बांधने हाँ। का कोई तो मतलब नहीं रह जाता है।
तो उन्हें हमेशा शिकायत रहती है कि समय कम है। जी। हालांकि उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और इसी वजह से मैं सिविल सर्विसेज भी क्रैक कर पाया और अभी भी इतनी हैवी असाइनमेंट्स मैं ले पाता हूँ और समय निकाल पाता हूँ क्योंकि घर से मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। जी। तो इससे हमारे दर्शकों के लिए एक लर्निंग आती है कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड टर्न टू बी वाइफ आपके जीवन में बहुत सारी सफलता ला सकती है। सर, सक्सेस सबको दिखती है, पर स्ट्रगल्स होते हैं वो आपके काफ़ी पर्सनल होते हैं। तो आपको लगता है सर कि आपके कुछ स्ट्रगल फैमिली के साथ रहते हुए भी बहुत पर्सनल थे? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। इनफैक्ट मैं तैयारी के वक्त ही मैं बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा महसूस होता था कि क्योंकि 16-16 घंटे भी कई बार आपको पढ़ना पड़ता था। मैं दिल्ली में रहते हुए अपने घर पे नहीं रहता था। मैं आईआईटी के साथ में एक पीजी हॉस्टल में रहता था और हम आईआईटी में तैयारी करते थे। तो कई बार ऐसा लगता था, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते थे, घर वाले बुलाते थे और मैं नहीं जाता था। जी। या कई बार ऐसा समय आता था कि मैं अपने बैचमेट्स को देखता था जिन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया और जिन्होंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया और मैं अर्न नहीं कर रहा होता था उस समय। जी। लेकिन मेरे को हमेशा एक अंदर से फीलिंग थी कि जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। जी। और मुझे ऐसा लगता है पेशेंस इंसान के अंदर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है उसके डेवलपमेंट के अंदर। तो मेरे अंदर वो पेशेंस हमेशा से रहा है कि मुझे अगर कुछ ये अचीव करना है, समय लग सकता है, लेकिन मुझे हमेशा कार्यबद्ध रहना है, हमेशा अपनी तरफ से मेहनत करते रहनी है। जी। और मैंने कभी उस मेहनत को ना स्ट्रेस नहीं समझा। जी। मैं अगर कभी कुछ पढ़ भी रहा हूँ, कभी कुछ कर भी रहा हूँ, तो हमेशा मैं उसे एज अ पॉजिटिव लर्निंग एंगेजमेंट लेता था जी। कि जीवन में हमेशा मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। और वो एक माइंड में जब आपके आ जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना है। जी। जब कभी कुछ गलती भी हो जाती थी, कभी कुछ सिचुएशन भी ऐसी आई जहाँ पर काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई, तो मैं इसको हमेशा एज अ पॉजिटिव एंगेजमेंट लेता था कि इसमें भी क्या मुझे क्या सीखने को मिला। जी। तो हर चीज़ से सीख क्या ले सकते हैं, मेरा फोकस उस पर रहता था। जी। सर, 21st सेंचुरी में और खासकर NEP 2020 के बाद स्कूल एजुकेशन का रोल आप कैसे बदलते हुए देख रहे हैं सर? और ये कितना इवॉल्व होगा अभी? NEP 2020 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है और ये एक हमें पॉलिसी, एक दिशा देता है कि स्कूल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। हम एक डेवलपिंग कंट्री से टुवर्ड्स डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं। जी। आज हम वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज़ हैं। मैं समझता हूँ अगले 5 सालों के अंदर टॉप 3 इकोनॉमीज़ हो जाएंगे और एजुकेशन उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। बट किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है समझना। और NEP 2020 बात करता है कि जो बच्चे स्कूल से निकले उनके अंदर वो स्किल्स हों जो जीवन भर उनको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा एम्प्लॉयबल यूथ और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सके। कहने का मतलब बच्चे जो निकले उनमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हों, जी, इंक्वायरर हों, लॉजिकली चीज़ों को सोच सकें, सोशियो इमोशनली स्ट्रांग हों। कहने का मतलब कि जीवन में अगर स्ट्रेस आए तो स्ट्रेस को भी पॉजिटिवली ले सकें, माइंड को उतना ही चला सकें उस दौरान जितना नॉर्मल सिचुएशन में चलाते हैं, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहें, जहाँ पर हैं वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जो कि जिसमें वो नई नई चीज़ें लर्न कर रहे हो। तो स्कूल इसीलिए क्योंकि NEP ने एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज हमारे शिक्षा नीति में आया है वो ये आया है कि हमेशा पहले फोकस रहता था बोर्ड एग्ज़ाम्स पे 10वीं और 12वीं पे जी, कि बच्चे ने 10वीं में कितने मार्क्स लेकर आया, 12वीं में कितने लेकर आया, परफॉर्मेंस कैसी थी। इस नीति ने सबसे ज़्यादा फोकस दिया है शुरू के 6 सालों में। जी, इसने ये बोला है कि ब्रेन डेवलपमेंट इंसान का 85% 6 साल तक हो जाता है और 10 साल तक मोटा मोटा सारे न्यूरल नेटवर्क्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। जी। तो उन शुरू के 6 सालों के अंदर हम बच्चों को वेस्ट ना होने दें और उस समय हम किस तरीके से बच्चों पे काम कर सकते हैं, इस शिक्षा नीति पे उस पर बहुत फोकस किया है। जी। स्कूलों को बोला गया है
जो स्कूल पहले 6 साल में एडमिशन लेते थे क्लास 1 से, उनको बोला गया है 3 साल में एडमिशन लो, अब प्री स्कूल 3 साल का चलाओ जी। सिमिलरली प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के अलावा आंगनवाड़ी सेंटर्स को बहुत स्ट्रेंथन किया जा रहा है। वहाँ पर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है कि सिर्फ बच्चों का प्रीनेटल केयर, मदर का प्रीनेटल केयर ही ना हो, बच्चों की एजुकेशन भी आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर दी जाए जी। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे शिक्षा नीति का बहुत मेजर फोकस है। सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ काफ़ी शिफ्ट हो रहा है सीबीएसई का, और काफ़ी प्रोमिनेंट भी है ये शिफ्ट। तो आपको लगता है सर इसको देश भर में हम प्राइवेट स्कूलों तक और पब्लिक स्कूलों तक, प्राइवेट स्कूलों तक और गवर्नमेंट स्कूलों तक करने में सफल रहेंगे, और उसके पीछे क्या समय और क्या नीति आप अपनाते हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट बोर्ड पिछले 5 सालों से कर रहा है, और हमारे 50% सवाल अभी 10वीं में और 12वीं में कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं। जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल की बात करते हैं, वो क्या होते हैं जी। कहने का मतलब ये होता है कि हम एप्लीकेशन, हमें अगर कोई प्रॉब्लम पता है तो क्या हम उसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में या एप्लीकेशन हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड का मकसद यही है कि हम इस तरीके से फ्रेम करें कि बच्चे सिर्फ रोट लर्निंग नहीं कर रहे। रोट लर्निंग, इवन दो मैं ये बात सब पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि रोट लर्निंग कोई गलत नहीं होती जी। अगर आज मेरे को 9 की टेबल आती है, 9 का पहाड़ा आता है या 18 की टेबल आती है, तो वो शुरू में मुझे बचपन में लगेगा ये रोट लर्निंग है, लेकिन उसने मेरी बेसिक जो तैयारी इतनी कर दी है कि मैं आगे उस पर बिल्डअप कर सकता हूँ। तो कई जगह रोट लर्निंग जरूरी भी होती है जी। हालांकि हम ये भी समझते हैं कि रोट लर्निंग के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग भी जरूरी है जी। कि हम जो चीज़ें याद कर रहे हैं क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो बोर्ड 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ चला गया है, और हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से असेसमेंट होती है, लर्निंग भी उसी तरीके से चेंज होती है जी। जब आप असेसमेंट इस तरीके से करेंगे तो स्कूल के अंदर टीचर्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो पढ़ाना भी उसी हिसाब से चेंज करेंगे जी। हम ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं टीचर्स की, ताकि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के लिए, असेसमेंट के लिए तैयार हो। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी की, तो स्कूल सिर्फ उसको एक डेस्क, एक चेयर, एक एक्सेसिबल वॉशरूम देने तक अपनी जिम्मेदारी को सीमित मान लेता है। शायद वो ठीक भी होता है, क्योंकि हमारे पुराने सिस्टम ने उन्हें तैयार नहीं किया है, स्कूल्स को, प्रिंसिपल्स को, पीयर ग्रुप को, साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उस प्रॉब्लम के लिए सेंसिटाइज नहीं किया है। तो आपको लगता है सर इसमें हम सब मिलकर समाज के तौर पे सीबीएसई की तरफ से ऐसे कोई कदम उठा सकते हैं, ऐसा कोई प्लान बना सकते हैं कि हम उन सब को साथ लेकर चलें? आपने बहुत सही सवाल पूछा है अजय जी, और मैं इसके अंदर ये बताना चाहूँगा कि सीबीएसई और इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कोर्ट्स ने भी इस पे बहुत संज्ञान लिया है। हम सीबीएसई की तरफ से ये बोलते हैं कि हर स्कूल के अंदर एक स्पेशल एजुकेशन टीचर होना चाहिए। हम मतलब जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हो गई आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी, एक हो गई आपकी मेंटल डिसेबिलिटी जी। हम बात कर रहे हैं अभी ऑटिज़म की भी, कि बच्चे माइल्डली ऑटिस्टिक हैं, मॉडरेट ऑटिस्टिक हैं या वेरी हाईली सीवियरली ऑटिस्टिक हैं। इन सारे बच्चों को भी हम किस तरीके से कैटर कर सकें। एक होती है इंक्लूसिव एजुकेशन, एक होती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जी सर। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम जो भी ऐसे बच्चे डिसेबल्ड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, उनको हम स्कूल में पढ़ाने का मौका दे रहे हैं जी। इंटीग्रेटेड स्कूलिंग ये हो गई कि वो उसी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है जिस क्लास में एक नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है, और उसको वो सारी सुविधाएं, जैसे कि एक शैडो टीचर मिल रहा है, उसके लिए एक फंक्शनल करिकुलम बनाया गया है। क्योंकि हो सकता है अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा हो, उसको अगर मैं नॉर्मल पढ़ाई करवाऊंगा जो एक हमारे नॉर्मल बोर्ड के बच्चे के लिए होती है, वो उसको सूट ना करे। उसको अगर मैं शायद वोकेशनल स्किल ज़्यादा दे सकूं तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो। बोर्ड के अंदर हम इनफैक्ट 10th और 12th में बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं पेरेंट्स को कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो मैथ्स और साइंस दोनों लें। वो अपना सब्जेक्ट चेंज करके पेंटिंग, अलग आर्ट डिज़ाइन या अलग अलग वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्कूलों को अब हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि स्पेशली एबल्ड बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें,
सीमित सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ना हो, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, टीचर्स मैंडेटरीली स्पेशल एजुकेशन टीचर्स RCI रजिस्टर्ड हो, फंक्शनल करिकुलम भी बोर्ड अब डिवाइस कर रहा है, कई राज्यों ने करा भी है। जब मैं दिल्ली का एजुकेशन डायरेक्टर था तब भी हमने एक फंक्शनल करिकुलम बनाया था, बच्चों की नीड्स के हिसाब से हम बच्चों तक पहुंचा सके। फिर उन बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी, जी, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने आ रही हैं कि वो इन बच्चों को जॉब्स भी प्रोवाइड करती हैं। आपने जैसे सुना होगा दिल्ली में कैफ़े है, डेफ बच्चों के लिए वो कैफ़े है, जी, तो वो उनको जॉब्स देता है। कई ऐसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ग्रुप्स हैं जो स्पेशली एबल्ड बच्चों को जॉब्स देते हैं। जी, सो ऐसी कई चीज़ें सरकार के अंदर भी हो रही हैं, खासकर RPWD एक्ट 2016 के बाद इस पे काफ़ी तेज़ी के अंदर काम हुआ है। जी। फिर भी मेरे मन में एक बात है सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस आज की बातचीत के माध्यम से, नो वन लेफ्ट बिहाइंड करके अगर हमारी CBSE की वेबसाइट पे उन पेरेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा जानकारी हो। पेरेंट्स को उस तरह की जानकारी सर नहीं मिलती है, और आप तो जानते ही हैं कि सर जब स्कूल्स में वो पहुंचते हैं तो कुछ स्कूल्स उनको बहुत खुले दिल से लेते हैं, और कुछ स्कूल उनको मतलब वो एंटरटेन नहीं करते हैं कुछ रीज़न बना के। तो पेरेंट्स को जिनके बच्चे इस तरह के स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको उस तरह की जानकारी नहीं मिलती है, उनको उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता लगता है। तो अगर CBSE की वेबसाइट पे कोई ऐसा स्पेशल कॉलम बनाकर, कोई ऐसा स्पेशल पेज बनाकर उनके अधिकारों की जानकारी दे दी जाए, कुछ और ज़्यादा जानकारी दे दी जाए, उसमें हम अगर अपने देश से और अपने राज्यों से कुछ लोग जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें जोड़ लें, तो शायद सर उनके लिए ये एक बहुत मददगार होगा। ये आपने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है अजय जी, मुझे लगता है इस पे और हम काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छा सजेशन है। थैंक यू सर। सर, अगर आप पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को रीडिज़ाइन कर सकते, तो आप किस तरह का स्कूल बनाना चाहेंगे, और किस तरह के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे? देखिए, बदलाव अभी देश के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी हो रहा है। एक अच्छा स्कूल मैं बोलूँगा, मैं उसे मानता हूँ जहाँ पर शुरुआती सालों से बच्चे पर बहुत फोकस किया जाए, जी, बच्चे की ज़रूरतों को समझा जाए, बच्चे को वो एक एटमॉस्फेयर दिया जाए जहाँ पर वो लर्न भी कर रहा है, जहाँ पर वो नेचर के भी करीब है, जहाँ पर वो उसके जो टीचर्स हैं वो उसकी बोथ इमोशनल नीड्स को भी समझ पा रहे हैं और उसके एकेडमिक नीड्स को भी समझ पा रहे हैं, और जहाँ पर बच्चों को प्यूपिल टीचर रेशो भी उतना ज़्यादा नहीं है, सो दैट हर बच्चे पर आप समय भी दे पाएँ, और दूसरा पेरेंट्स के साथ आपकी एंगेजमेंट जो हो वो भी काफ़ी अच्छी हो। कहने का मतलब कि टीचर्स, प्रिंसिपल्स पेरेंट्स से जुड़े हुए हों, और पेरेंट्स स्कूल को अपनी कम्युनिटी का एक हिस्सा माने, स्कूल कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहा हो, नई जो पेडागॉजी, नई जो फ्रेमवर्क आए हैं, जैसे कि स्टूडेंट लेड क्लासरूम जिसे बोलते हैं, जहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे और बच्चे क्लास को चलाएं। जी, आई थिंक मैं इस तरीके से एक स्कूल को देखना चाहूँगा। धन्यवाद सर। सर, मैं अगर अपने समय के स्कूलिंग में जाऊँ, या शायद आपके समय की स्कूलिंग में भी जाऊँ, तो हमें हमारे दोस्तों के पेरेंट्स पढ़ाने आते थे। मुझे ध्यान है जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे एक दोस्त के पिता है, और उन्होंने हमें रेडियो बनाना सिखाया। उन्होंने रेडियो खोला और तार जोड़े और बताया कि रेडियो ऐसे काम करता है। हमारे टीचर्स को रेडियो बनाना नहीं आता था, लेकिन ऐसे अनुभव हर महीने हमें मिलते थे जब किसी के पेरेंट्स जो उस फील्ड में बहुत स्पेशल होते थे, काम कर रहे होते थे, एक पेरेंट्स डॉक्टर थे तो वो आए और उन्होंने हेल्थ के ऊपर क्लास ली। अभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमारे स्कूल्स में नहीं हो रहे हैं सर। तो आपको लगता है सर कि ये होने चाहिए? अब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब सब कुछ डिजिटल एजुकेशन के ज़रिए उन तक पहुंच रहा है। देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसे बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स का स्कूल में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जी, वो जब एक पेरेंट किसी स्कूल में आता है और अपने क्लास के बच्चों से जहाँ उसका बच्चा पढ़ रहा है उनसे बात करता है, तो वो सिर्फ़ एक नॉलेज नहीं दे रहा,
वो एक इमोशनल बॉन्ड भी उसका अपने बच्चों के दोस्तों के साथ बन रहा है, उनकी फैमिली के साथ बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी है जो कई स्कूलों में अभी भी होती है, और मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अपने पेरेंट्स को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि जब एक पेरेंट आपके साथ जुड़ता है तो वो सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है, बच्चा, टीचर्स और पेरेंट्स। क्योंकि स्कूल में जो शिक्षा मिलती है, 6 घंटे एक बच्चा स्कूल के अंदर रहता है, बाकी 16 घंटे वो स्कूल से बाहर रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उस समय वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छी चीज़ें सीखे और अच्छा समय व्यतीत करे, तो वो पेरेंट्स के साथ स्कूल का एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सर, क्या आपको हमेशा से ये मेरा अपना भारत ही चाहिए था, या कभी आपके मन में ऐसा आता है कि मैं बाहर जाके सेटल होना चाहता हूँ? नहीं, मैं हमेशा से ही भारत के अंदर रहना चाहता था, और मुझे हमेशा से ही यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, और अपनापन है हमारे देश में, और हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। हम जब बचपन से ही हिस्ट्री पढ़ते थे तो हमने देखा है कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसके बाद हमारे देश के अंदर कितना किस तरीके से देश ने सफ़र किया है पिछले 500 सालों में, और अब देश जो है वो आगे फिर से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जी। और बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एक डिग्निफाइड लाइफ दे सकें, और ये सब जिम्मेवारी हम ही लोगों की है जो हम अब अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम उन लोगों को भी वहाँ से उठाएं और सही जगह पे लेके जाएं। सर, हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और शायद वो पीयर ग्रुप के प्रेशर में ले लेते हैं, पेरेंट्स के एडवाइस पे ले लेते हैं। वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि उनका मन क्या बोल रहा है, अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, वो किसके लिए बने हैं। तो कुछ ऐसी एडवाइस सर, क्योंकि आपने जो जीवन के ये इतने सारे चरण देखे हैं, और अब आप एजुकेशन को जिस स्तर से देख रहे हैं, जिस हाई एंड लेवल से देख रहे हैं, शायद आपकी जो अब एडवाइस होगी वो बहुत सारे बच्चों के जीवन में मदद मैं करेगी। समझता हूँ कि बच्चों को स्कूल से ही, मतलब 9वीं 10वीं के बाद से ही उनको अपना कुछ समय ज़रूर इस पे बिताना चाहिए कि उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, और उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़रूर उस समय नहीं पता चल पाता है। लेकिन आप जीवन के अंदर हमेशा आपको एक ये फीलिंग रखनी है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर वाली अप्रोच रखनी है। तो आपको जब भी जीवन के अंदर अपनी कॉलिंग समझ में आए, हो सकता है कुछ बच्चों को वो 15-16 साल में पता चल जाए कि मुझे ये करना है, कुछ बच्चों को 20 साल में पता चले, कुछ को 25 में पता चले, कुछ को 30 में। लेकिन जब आपको लगने लगे कि हाँ, ये चीज़ है जो मुझे बहुत खुशी देती है अपने काम के अंदर और मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर अगर आप उस फील्ड के अंदर मेहनत करते रहेंगे तो आप स्काई इज़ द लिमिट। मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। गूगल एक टेक कंपनी है, टेक बेस्ड कंपनी है, और गूगल के जो सीईओ हैं उन्होंने इंजीनियरिंग किस फील्ड में करी है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने टेक फील्ड ज्वाइन करी और आज वो सीईओ हैं अल्फ़ाबेट के। तो आपको जब जीवन के अंदर आपको समझ में आए कि मेरा ये एरिया है जहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ, या ये फील्ड है जो मुझे पसंद है, आप तब से अगर उस फील्ड के लर्नर बन जाएंगे जी। तो आप उसके अंदर स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। आपने सर अभी कुछ देर पहले बताया कि आपने गैप ईयर लिया। भारत में अभी भी गैप ईयर बहुत पॉपुलर नहीं है, तो आपकी टेक सर कि गैप ईयर क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए कि किस किस स्थिति में लेना चाहिए? मैं समझता हूँ अगर आपने कुछ एक मन बना रखा है कि मैं ये करना चाहता हूँ और आपको लगता है कि आप जहाँ पर हैं उससे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं जो आपने चीज़ ज्वाइन करी है, तो गैप ईयर लेने के अंदर कोई भी बुराई नहीं है। मैंने 12वीं के बाद एक गैप ईयर लिया, हालांकि उस समय कॉलेज में रहते रहते एक तरीके से मैंने फिर तैयारी करी, तो इन ट्रू सेंस गैप ईयर नहीं था, लेकिन आईआईटी इंजीनियरिंग के बाद मैंने गैप ईयर लिया और मेहनत करी। और मैंने कभी भी इसको ये नहीं सोचा कि ये मेरा वनवास है या ये मेरा वो टाइम है जहाँ पर मुझे
मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने उस पीरियड को बहुत एंजॉय किया क्योंकि मैं नई चीज़ें लर्न कर रहा था। तो गैप ईयर के अंदर ऐसा हमको बिल्कुल, मैं समझता हूँ, नहीं सोचना चाहिए कि कुछ गलत है, और मैं तो गैप ईयर की वजह से ही जो बना हूँ। अगर आप पेरेंट्स के लिए भी गैप ईयर के बारे में कुछ बोल देंगे ना सर, तो आपकी मैं ये इंटरव्यू की कटिंग लेकर हम बच्चों को आसान हो जाएगा अपने पेरेंट्स को बताना कि तो देखो मैं हिमांशु जी भी गैप ईयर के लिए बोलते हैं, तो अलाउ मी ए गैप ईयर। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि मैंने 12th के बाद, गैप ईयर के बाद आईआईटी में सिलेक्शन लिया, इंजीनियरिंग के बाद, गैप ईयर के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। तो गैप ईयर लेने के अंदर कोई भी हामी नहीं है। अगर आपका बच्चा चाहता है और डेडिकेटेड है कि वो मेहनत करने को तैयार है, तो उसको ज़रूर मौका देना चाहिए। मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अब कन्विंस करना चाहता हूँ कि गैप ईयर अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हिमांशु जी ने भी अब गैप ईयर के लिए एडवोकेसी कर दी है, तो क्लिप की ये वाली कटिंग आप अपने पेरेंट्स को दिखाएं, और अगर आपको लगता है कि गैप ईयर की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ एक गैप ईयर ले लें। हिमांशु सर, होम स्कूलिंग को लेकर भारत में एक क्रेज़, एक पॉपुलैरिटी, एक आउट ऑफ लीग कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, तो आपका टेक ऑन होम स्कूलिंग? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि होम स्कूलिंग वो पेरेंट्स ही अफोर्ड या ट्राई कर सकते हैं जो बच्चों के साथ बहुत समय व्यतीत कर पा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि होम स्कूलिंग ज़रूर एक नायाब कॉन्सेप्ट है। अभी आप अगर गुकेश को देखें, जो चेस चैम्पियन बना है, तो वो होम स्कूल्ड बच्चा है जी। कई जगह ये सवाल उठ रहा है कि क्या स्कूल भेजने से बेटर है कि बच्चे को घर पे ही होम स्कूल करें। होम स्कूलिंग के अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर माता पिता बच्चों को एक डेडिकेटेड एकेडमिक एटमॉस्फेयर घर पर दे सकें। हालांकि होम स्कूलिंग का एक चैलेंज मैं ये बोलूँगा कि बच्चों के दोस्त ज़रूर होने चाहिए। स्पोर्ट्स का मुझे पता है कि होम स्कूलिंग के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की स्पोर्ट्स की जो फिज़िकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट है उसको टेक केयर कर रहे हैं। बच्चे बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। एक चीज़ जहाँ पर होम स्कूलिंग का मुझे लगता है एक लिमिटेड इम्पैक्ट है, वो है कि बच्चे के दोस्त कैसे बनेंगे, या बच्चा जीवन के अंदर उतार चढ़ाव कैसे देख पाएगा। तो ये एक एरिया है जिस पे अगर पेरेंट्स सॉल्यूशन निकाल सकें तो होम स्कूलिंग, और ख़ुद अगर समय दे रहे हैं, क्योंकि टाइम आज के टाइम पे, क्योंकि मदर और फादर अगर दोनों वर्किंग हैं तो होम स्कूलिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि फिर नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गैजेट एडिक्शन इज़ समथिंग विच ऑल ऑफ अस शुड अवॉइड। बच्चों को गैजेट्स देकर ये सोचना कि बच्चे होम स्कूलिंग करेंगे तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। होम स्कूलिंग बहुत पॉपुलर और बहुत एक उभरती फील्ड आ रही है कई पेरेंट्स के लिए। ज़रूर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन आपको इसके सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट्स भी समझने होंगे। सर, पेरेंट्स सीबीएसई बोर्ड के बजाय इंटरनेशनल बोर्ड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन बोर्ड्स की जो अप्रोच है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उनसे बच्चों को ग्लोबल रीच जो है वो आसानी से मिल जाती है। आप इसके बारे में थोड़ा सा? इसमें मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि सीबीएसई की जो स्ट्रेंथ है वो है सीबीएसई का स्टेम करिकुलम और सीबीएसई का फिक्स्ड करिकुलम। आप अगर आईबी बोर्ड से कंपेयर करते हैं तो उनका फिक्स्ड करिकुलम नहीं है। हमारा फिक्स्ड करिकुलम होने से हमें लगता है कि इसके फ़ायदे हैं, और फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि पेरेंट्स को पता रहता है कि ये चीज़ें कवर करनी है, बच्चे को भी पता रहता है कि ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। और सीबीएसई का स्टेम इतना स्ट्रॉन्ग करिकुलम है कि हमारे बच्चों के स्कोर में, एक चीज़ और पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को विदेश भी भेजना चाहते हैं तो सीबीएसई की जो मार्कशीट है वो अक्रॉस द ग्लोब उसकी एक्सेप्टेंस है। तो जितनी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ अगर आप लेंगे, कई बार मेरे से सवाल पूछा जाता है कि सीबीएसई होने से टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है या नहीं। तो सीबीएसई बोर्ड की डिग्री या आईबी या कैम्ब्रिज की डिग्री, तीनों ही बराबर हैं अगर आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको सीबीएसई के बच्चे भी
आईवी लीग कॉलेजेस या बड़े कॉलेजेस में जाते हुए मिलेंगे। बस ज़रूरी ये होता है कि किस एज से आपको काउंसलिंग या किस एज से आपको अपने बच्चे को वो किस तरीके से एडमिशन होता है यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बारे में बताना है। और जहाँ तक हम अपना बात करें कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच, तो हम इनिशियल ईयर्स में क्लास 8 तक सीबीएसई बहुत फ्लेक्सिबल है, पेरेंट्स को अप्रोच देता है, स्कूल्स को ये फ्रीडम देता है कि वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स चलाएं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। और 9th में आके हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कम होते हुए रिजिडिटी जो बढ़ती है, लेकिन हमने वो जो करिकुलम बनाया है, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि वो इंडिया के टॉप जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ मिलके वो करिकुलम बनता है। तो हम ये समझते हैं कि वो करिकुलम अगर बच्चा गो थ्रू करेगा तो उससे उसकी जो लर्निंग की एक कर्व है वो एक पॉजिटिव वे में और एक स्ट्रॉन्ग वे में डेवलप होगा। इसीलिए अगर हम बच्चे को पूरा ही फ्लेक्सिबल करिकुलम देंगे, कई बार बच्चे का हेवायर जाने का चांसेस होता है, क्योंकि पता ही नहीं है कि मेरे को कितना पढ़ना है या पता ही नहीं है मेरे को क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, और बेस्ड अपॉन माय इंटरेस्ट अगर टॉपिक्स चलेंगे तो कई बच्चों के लिए ये नेगेटिव भी साबित हुआ है। इसलिए हम समझते हैं कि एक फिक्स्ड करिकुलम होना ज़रूरी है। हालांकि असेसमेंट हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप कर रहे हैं, ताकि बच्चे सिर्फ रोट लर्निंग पे ना जाएं, रोट लर्निंग के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग भी करें। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, मैं फिर पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि प्योरली रोट लर्निंग गलत है, ये मानना भी अपने में एक गलती है, क्योंकि बच्चों को बेसिक जो लर्निंग है वो उनको याद करना ही पड़ता है, उसके ऊपर वो एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि IIT जेई हो गया या नीट हो गया, उसके अंदर मैक्सिमम सिलेक्शंस CBSE बोर्ड के बच्चों के होते हैं जी। और हमारे ही बच्चे आगे चल के जब पोस्ट ग्रेड करने जाते हैं बाहर या अंडर ग्रेड करने जाते हैं बाहर, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं रिसेंटली अभी बहुत सारी US की यूनिवर्सिटीज़ से भी मिला, उन सब ने यही बोला कि CBSE से जो बच्चे आते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा करियर काउंसलिंग के अंदर भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपकी इस बात से सर मेरे मन में 2 सवाल आते हैं कि एक तो जो ग्लोबल CBSE ग्लोबल करिकुलम तैयार कर रही है, उसके बारे में अगर आपके जरिए कुछ CBSE ग्लोबल जो करिकुलम तैयार करा जा रहा है वो इस दृष्टि से करा जा रहा है कि CBSE के करीब 250 स्कूल्स अब्रॉड हैं, और अब्रॉड में बात करूँ तो 100 से ज़्यादा स्कूल गल्फ़ एरिया में हैं, हमारे स्कूल्स अफ्रीका में भी हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान में भी हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे करिकुलम की डिमांड फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बढ़ रही है। तो CBSE ग्लोबल इसी पर्पज़ से डेवलप करा जा रहा है कि फ़ॉरेन जो उसके बच्चे हैं, फ़ॉरेन डायस्पोरा है, और वो अपने देश के अंदर अगर एक स्टैंडर्ड असेसमेंट कराना चाहते हैं या अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो CBSE उसके तहत एक ग्लोबल करिकुलम भी डेवलप कर रहा है, सो दैट अक्रॉस द डायस्पोरा, सिर्फ इंडियन डायस्पोरा नहीं, फ़ॉरेन डायस्पोरा का बच्चा भी CBSE स्कूलों में पढ़ सके। दूसरा सर, मैं आपके एक इंटरव्यू में देख रहा था कि 60 से ज़्यादा बोर्ड देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन जितना इम्प्रेसिव काम, जितना ठोस काम CBSE कर रहा है, उससे उन सब की लर्निंग, और तो अगर आपके मुंह से वो पता लगेगा कि मैं ये बताना चाहूँगा, देश में 60 से ज़्यादा बोर्ड हैं और CBSE एक ट्रेंड सेटिंग और पेस सेटिंग बोर्ड है। हमारे यहाँ पर इनोवेशंस बहुत फास्ट स्पीड में होती हैं, हमारे यहाँ स्किल बेस्ड जो करिकुलम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, हमारे यहाँ एकेडमिक्स के अंदर बहुत तेज़ी में बदलाव हो रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है वो भी रिवाइज होता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं होता कि कंटिन्यूसली रिवाइज होता रहे। एक सेट बेसिक कोर हम मेंटेन करते हैं और उसके ऊपर ओवर एंड अबव जो रिक्वायरमेंट्स हमें फील होता है बच्चों को ज़रूरी होंगी, हम उसको डेवलप करते जाते हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अब एजुकेशन सिस्टम को आप बहुत ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग में एजुकेशन से पहले बिजनेस ओवर एजुकेशन, ऐसा कुछ विचार बहुत सालों तक प्रिविलेंट था, और अभी भी कुछ सोसाइटीज़ के मन में, कुछ पेरेंट्स के मन में ये है कि आप अल्टीमेटली कमाने के उद्देश्य से पढ़ते हैं, तो फिर कमाना ही शुरू करें, हमें पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो कैसे सर एंटरप्रेन्योर और एजुकेशन इन्वेंटर्स, अगर दोनों लोग साथ आ जाएं,
आप और वो सोसाइटी के लोग अगर साथ आ जाएं, एजुकेशन एंटरप्रेन्योर, तो शायद इस पे कुछ और बेहतर काम किया जा सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे इंडिया के अंदर जागरूकता बहुत बढ़ गई है कि एजुकेशन का सिर्फ गोल पैसा कमाना नहीं है। जी। एजुकेशन का गोल है सर्वांगीण विकास करना बच्चे का। जी। बच्चा स्पोर्ट्स में भी, फिज़िकल फिटनेस में भी अच्छा रहे, इमोशनली भी फिट रहे, बच्चा एजुकेशन अच्छी पाए ताकि वो एक अच्छा लर्नर बन सके। जी। आप इस बात को ज़रूर मानेंगे कि कोई भी बिज़नेस हो, बिज़नेस को भी अगर पेरेंट्स को ग्रो करना है तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि वो समझे कि अगले 5 सालों में क्या होने वाला है, अगले 10 सालों में क्या होने वाला है। और वो तभी हो सकता है जब वो जो बिज़नेसमैन है वो एक लर्नर हो। जी। तो हमारा मकसद ये है कि एक बच्चा जहाँ भी हो, वो अगर स्कूल में है तो स्कूल में भी लर्नर हो, घर पे है तो घर पे भी लर्नर हो। एनईपी के अंदर भी अब हम इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि वो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें, एक इंक्वायरी बेस्ड मोड पैदा करें, जी। ताकि वो एक अच्छा इंक्वायरर, एक क्रिटिकल थिंकर बन सके। तो स्कूल का मकसद है एक बच्चे का ओवरऑल विकास करना, ताकि वो उसके पूरे जीवन के अंदर उसको मदद कर सके। सर, आपकी बात सुनकर मुझे एक अच्छी सी स्टेटमेंट याद आ रही है कि शायद एजुकेशन कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू लाइफ ऑफ द कैंडिडेट, बट ओनली मनी कैन नॉट ब्रिंग द हैप्पीनेस इनटू द लाइफ। तो शायद ये ठीक है सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मनी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, और जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रही है जी। ये चीज़ खासकर जो जब हायर डेवलप्ड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि लोगों ने अब ये रियलाइज़ करना स्टार्ट किया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जी। कि हम हमारे जीवन से हम क्या चाहते हैं, ये एक सवाल लोगों के ज़हन में बहुत आ रहा है। और इसलिए आपकी कॉलिंग क्या है, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, जी। आप क्या बदलाव लाना चाहते हो, लोग इस चीज़ पर भी बहुत काम कर रहे हैं। जी। सर, ये इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम को संभालते हुए क्या कभी ऐसा होता है कि आप आराम से नहीं सो पाते हैं रात को? मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा कि जब मैं दिल्ली का एजुकेशन डायरेक्टर था तो कई बार मेरे ऊपर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आई थी और मैं बहुत ही मेंटली टफ समय से भी गुज़रा। लेकिन मुझे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग ने बहुत मदद करी है। और मैं समझता हूँ कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर अगर आपका माइंड आपको काम रखना है तो मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आज भी डेली मेडिटेशन करता हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि हमारे ब्रेन के अंदर वेस्टेड थॉट्स नहीं होनी चाहिए, वेस्टफुल थॉट्स। जो वेस्टफुल थॉट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं हमारे माइंड को। तो इसीलिए माइंड को जितना क्लटर फ्री रखेंगे, कितनी लिमिटेड थॉट्स रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड अच्छा परफॉर्म करेगा। सर, आप हल्का रहने के लिए फिल्में देखते हैं? फिल्में मैं कम देखता हूँ क्योंकि आजकल कंटेंट मुझे उतना पसंद नहीं आता। कुछ ही लिमिटेड फिल्म्स देखता हूँ। सर, हमारे हर इंटरव्यू में एक सवाल ज़रूर होता है कि आपका कोई पसंदीदा हीरो या हीरोइन? मेरा पसंदीदा हीरो अक्षय कुमार है। जी। और क्योंकि वो उसकी बहुत सारी कॉमेडी मूवीज़ अच्छी आती हैं। एक राजकुमार राव मुझे बहुत पसंद है, उसकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं जो जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, तो वो भी पसंद है। सर, आप कुकिंग कर लेते हैं? मैं लिमिटेड कुकिंग ही कर पाता हूँ। मैं चावल बना सकता हूँ और मैगी बना सकता हूँ, चाय बना सकता हूँ, इतना ही मैं कर सकता हूँ। जी। तो सर, ये आपने कभी सीखा नहीं या आपको सिखाया नहीं? ये पहले मम्मी ने और फिर वाइफ ये ने? एक एरिया है जहाँ पर मैं अपनी मदर फादर को नंबर थोड़े कम दूंगा कि उन्होंने कभी मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया। जी। हालांकि और ये बात मेरी वाइफ भी मुझे बोलती हैं कि तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। और अभी जर्नी बहुत बाकी है, तो क्या पता मैं आने वाले टाइम में अच्छा कुक बन सकूं। बट अब मैम आपको नहीं सिखा रही है खाना बनाना? उन्होंने भी वैसे खाना बनाना नहीं सिखाया। मैंने 1-2 बार एक्सपेरिमेंट ज़रूर करे थे। मैंने कोशिश किया था मैं रसगुल्ला बनाऊं, लेकिन वो पनीर खट्टा निकल गया या क्या हुआ, आई डोंट नो, वो बन नहीं पाए। सर, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है या ये सफलता के बाद अपने आप आता है?
और आपके कॉन्फिडेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं बोलूँगा कि दोनों चीज़ें हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान था शुरू से। सफलता के बाद भी कॉन्फिडेंस आता है, ज़िम्मेवारी के साथ भी कॉन्फिडेंस आता है और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि आप अगर कुछ ठान लें, तो भी आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो आपके अंदर एक इनर बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे-जैसे बढ़ती है, तो फिर मुझे लगता है कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। हिमांशु सर, हम अपनी बातचीत के इस दौर में जहाँ तक आ गए हैं और जितना आपने बताया है वो बहुत सेटिस्फाइंग है, और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि बहुत सारी बातें हमारे टीचर्स तक, हमारे पेरेंट्स तक और हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचेंगी। ऑनलाइन लर्निंग का ट्रेंड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपकी इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है सर? शुरुआती सालों के अंदर तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग बच्चों के लिए एक ठीक टूल नहीं है। ख़ासकर बच्चा जब 10 या 11 साल तक है, मतलब 5वीं या 6ठी तक। उसके बाद धीरे-धीरे ग्रेडेड वे में स्कूल्स को बच्चों को ऑनलाइन टूल्स हमको अवेलेबल कराने चाहिए। जब मैं ऑनलाइन टूल की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम कंप्यूटर बेस्ड वेबसाइट्स हो गई या एप्लीकेशंस हो गई, उसके थ्रू बच्चों को हम या तो वीडियोस दिखा रहे हैं या कंटेंट दिखा रहे हैं। अर्ली इयर्स के अंदर बच्चे जितना ज़्यादा किताबों के अंदर रहें, मतलब जो हमारी फ़िज़िकल किताब होती हैं, और अलग अलग वे में बच्चों के फ़ाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स या उनकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करे जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। बट धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाए और समझने लग जाए, मे बी 10-11 ईयर्स के बाद बच्चों को ऑनलाइन कंटेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 9th और 10th के बाद ज़रूर, जहाँ पे ज़रूरत है, बच्चे ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन इज़ कंटेंट, द अदर इज़ इट्स अंडरस्टैंडिंग। कंटेंट बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकता है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको खुद टाइम स्पेंड करना होता है। जैसे अब नए टूल्स आ गए हैं, हम बात कर रहे हैं एआई की, चैट जीपीटी की, तो कई लोग बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी ही बहुत सारा काम बच्चों के लिए कर लेगा। लेकिन चैट जीपीटी हमको समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी कंटेंट उठा कहाँ से रहा है। वो भी तो ह्यूमन कंटेंट ही, जो ह्यूमंस ने कंटेंट डाला है उसी को उठा के उसको प्रोसेस करके आपको सॉल्यूशन दे रहा है। तो अगर ह्यूमंस नया कंटेंट बनाना बंद कर देंगे, तो फिर वो नया कंटेंट चैट जीपीटी भी नहीं दे पाएगा। जी सर, ऐसा कौन सा स्किल 21st सेंचुरी का है जो हमारे स्कूल अभी नहीं सिखा रहे हैं? 21st सेंचुरी का जो आने वाले टाइम में जो स्किल्स हैं, जो की स्किल्स मैं समझता हूँ, या जहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, वन इज़ एआई, दूसरा मेडिकल फील्ड हो गया, मेंटल हेल्थ का फील्ड हो गया। सर, अगर क्लासरूम शिकायत कर पाता तो क्या शिकायत करता? क्लासरूम अगर शिकायत कर पाता तो मुझे लगता है ये शिकायत करता कि बच्चे इतना कम क्यों बोल रहे हैं और टीचर इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं। जी सर, अगर आप भारत के हर टीचर को कोई एक गिफ्ट देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं हर टीचर को ये बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस बात को समझें कि आप एक नौकरी नहीं कर रहे, आप एक सेवा कर रहे हैं। आप अपने एक जीवन के अंदर हज़ारों बच्चों का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता है तो वो इस उम्मीद से भेजता है कि उसका बच्चा जीवन के सबसे अनमोल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है और बहुत कुछ अच्छा सीख कर आएगा। तो आप एज अ टीचर एक रोल मॉडल की तरह बच्चों के सामने उभरें और कभी भी इसको बोझ ना समझे अपने काम को। हमेशा चीयरफुल वे में, हमेशा पॉजिटिव वे में, सेवा भाव से अपनी नौकरी को करें। अगर आप उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहें टीचर्स को तो क्या देना चाहेंगे? मैं अगर टीचर्स को गिफ्ट देना चाहूँ तो मैं टीचर्स को एक किताब देना चाहूँगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की विंग्स ऑफ फायर, जो मैं चाहूँगा कि हर टीचर ज़रूर पढ़े, क्योंकि उसके अंदर इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। जी, तो सर हम आपसे एक डिमांड करेंगे, हम कुछ किताब आपके पास भेजेंगे, आप उन्हें साइन कर दीजिएगा। एटलीस्ट वो हमारे सभी स्कूलों के टीचर्स पर विंग्स ऑन फायर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, सीबीएसई का ऐसा कौन सा मिथ है जो आप तुरंत दूर करना चाहेंगे?
सीबीएसई का सबसे बड़ा मिथ ये है कि सीबीएसई में बहुत ज़्यादा रोड बेस्ड लर्निंग होती है। मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा 50% तक हो गया है। तो ये मिथ मैं सभी पेरेंट्स के और टीचर्स के माइंड से हटाना चाहूँगा कि हमारा आने वाले टाइम पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे रहेगा। अगर आप एक दिन के लिए स्टूडेंट्स बन गए तो आप किस क्लास में बैठना चाहेंगे सर? एक दिन के लिए अगर मैं स्टूडेंट बन जाऊँ तो मैं म्यूज़िक क्लास में बैठना चाहूँगा, क्योंकि मैं वो अपॉर्चुनिटी बचपन में एक्सेस नहीं कर पाया, मैं कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख पाया, तो मे बी मैं शायद सितार सीखना चाहूँगा। स्कूल से आपकी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या कोई ऐसी है सर जो आप शेयर कर सकते हैं? स्कूल से मुझे फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी एक ये है कि क्लास सेकंड के अंदर एक बार मैंने पोइम गाई थी, और जब मैं थर्ड में आ गया था तो मुझे उसका प्राइज़ मिलना था। और जिस दिन मुझे प्राइज़ मिलना था मैं उस दिन टाई नहीं पहन कर आया था, तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे, जब मुझे स्टेज पे नाम बुलाया जा रहा था तो क्लास टीचर ने बहुत डांटा कि टाई क्यों नहीं पहन कर आए हो। तो उन्होंने एक और बच्चे की मुझे टाई पहनाई। तो जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा था तो मैं रो रहा था, तो मुझे जो प्राइज़ देने वाला है पूछ रहा था आप रो क्यों रहे हो। जी सो दैट इज़ वन वेरी फेवरेट मेमोरी ऑफ माइन। सर, ऐसा कहा जाता है कि आईएएस ट्रेनिंग आपको बदल देती है और आपकी ट्रेनिंग जो है वो आपको भारत को जानने में मदद करती है, देश को जानने में मदद करती है, उसकी प्रॉब्लम्स को जानने में मदद करती है। तो ये बात सर कितनी सच है और कैसे ये एक आईएएस के जीवन में महत्वपूर्ण हो जाती है? आईएएस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके अंदर आप भारत दर्शन पर भी जाते हैं, जहाँ पर आप देश के विभिन्न एरियाज़ को देखते हैं। आपकी विलेज विज़िट होती है, जहाँ पे आप गाँव की समस्याओं को समझते हैं। आप ट्रैक्स पर भी जाते हैं हार्ड एरिया के अंदर। आपका कल्चरल डे, इंडिया डे ऐसा होता है जहाँ पे आप वेरियस कल्चर्स को देखते हैं। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप लीडर्स आपके लिए क्लासेस लेते हैं। आप एरिया के अंदर, रिमोट एरियाज़ के अंदर आपको जाने का मौका मिलता है। तो ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत बदलाव इस ट्रेनिंग के बाद हमारे अंदर आते हैं। एक मिथ सर, दो मिथ पे मेरा ध्यान जाता है जब मैं बात करता हूँ। तो मिथ नंबर एक है सर कि फर्स्ट टू एट्थ में हमें एनसीईआरटी की किताबों का कैसे उपयोग करना चाहिए, वो कितनी ज़रूरी है, और 9 टू 12th के लिए किस तरह से उन किताबों का उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि इस सवाल को लेकर सर सभी स्कूल्स के मन में कुछ कुछ अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। तो अब हम बोर्ड की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा सभी प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को और स्कूल को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सीबीएसई के जो सर्कुलर हैं या गाइडलाइंस हैं वो क्लियरली ये बोलते हैं कि क्लास 1 to 8 के अंदर हम एडवाइस करते हैं, स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स यूज़ करें, या फिर अगर आप और पब्लिशर की भी बुक यूज़ करना चाहते हैं तो वो कंटेंट आप उसकी वेरासिटी चेक करें कि वो कंटेंट जो है वो हमारे जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनको मीटअप करें। हम ये नहीं बोलते कि कोई और किताब आप यूज़ नहीं कर सकते। फ्रॉम 1 to 8, 9 to 12 हम ये मैंडेट करते हैं कि एनसीईआरटी ही यूज़ करनी है। 1 to 8 हम इसलिए नहीं कर सकते या करते क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो स्टेट एकेडमिक अथॉरिटी होती है वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होती है। तो इसलिए हम उसके अंदर एडवाइजरीज इशू करते हैं और 9 to 12 के अंदर हम मैंडेटरी एनसीईआरटी बुक्स बोलते हैं। सर अभी एक ट्रायंगल खड़ा हो रखा हुआ है डमी स्कूल्स को लेकर, कोचिंग सेंटर को लेकर, सीबीएसई के मैंडेट को लेकर, स्कूलों को लेकर। तो इस पे सर आपकी क्या एडवाइस है? स्टूडेंट्स किस तरह से, क्योंकि सर इतने सालों से एक ट्रेंड चल रहा था और स्टूडेंट्स को लगता था कि ये ठीक है, वो डमी स्कूल में अपना नाम लिखवाता था, बाहर जाके तैयारी करता था, कोटा जाता था या कुछ और इंस्टीट्यूशंस में जाता था। तो मुझे लगता है सर अब काफ़ी सीधा रास्ता स्टूडेंट्स को मिल गया है। अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा बच्चों को कि मैं भी आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करी है। मेरी भी ऑल इंडिया रैंक जेई में 621 थी अपने टाइम पे, जो अगर आप परसेंटाइल में कैलकुलेट करेंगे दैट माइट बी 99.997 और 998। बट आपको ये समझना होगा, मैंने अपना स्कूल कभी नहीं छोड़ा, रेगुलर स्कूलिंग मैंने करी है। हफ्ते में एक दिन ज़रूर मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस या कोचिंग ली 2 या 3 घंटे की, लेकिन स्कूल के अंदर सीबीएसई की गाइडलाइंस को मैंने पूरा फॉलो किया। कहने का मतलब 75% अटेंडेंस हम सीबीएसई बोर्ड के अंदर मैंडेट करते हैं मिनिमम, तो वो अटेंडेंस होनी चाहिए।
बोर्ड ने इसके तहत डमी स्कूलिंग पे बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया है। उसका रीज़न ये है, डमी स्कूलिंग कम्प्लीटली इलीगल है। बच्चों को 11th-12th के अंदर CBSE बोर्ड के अंदर अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो 11th-12th में आपको अटेंडेंस कंपलसरी है। और उसका रीज़न ये है कि हम ये मानते हैं स्कूल के अंदर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, उनकी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप हो रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपना स्कूल अटेंड करें। अगर ये है कि आप स्कूल अटेंड नहीं करना चाहते तो देश के अंदर ओपन बोर्ड का भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। NIOS बोर्ड होता है, उसके तहत आप ओपन बोर्ड से आप स्कूलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप CBSE बोर्ड के अंदर स्कूलिंग करना चाहते हैं तो अटेंडेंस कंपलसरी है। जहाँ तक कोचिंग की बात है, हम यही बोलना चाहेंगे कि आप स्कूलिंग इज़ कंपलसरी, उसके बाद आपके पास अगर फ्री टाइम है आप करना चाहें तो ये पेरेंट्स के ऊपर है। CBSE अभी सब्जेक्ट्स के अंदर भी सब्जेक्ट्स एट मल्टीपल लेवल की पॉलिसी एक ला रहा है, जिसके अंदर बेसिक सब्जेक्ट एंड एडवांस्ड स्टडी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ला रहा है। लेकिन मैं फिर पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूँगा कि स्कूल का रोल आप ये ना सोचें कि सिर्फ ये है कि बच्चे को 12वीं का सर्टिफिकेट दे रहा है। स्कूल का रोल है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो इसीलिए रेगुलर स्कूलिंग को आप नज़रअंदाज ना करें और बच्चों को शुरू से ही फोकस करें कि वो क्रिटिकल थिंकर बने और लर्निंग उनकी ऐसी हो कि वो एप्लीकेशन बेस्ड वे में जब सवाल आए तो उन्हें कर सकें। तो जब वो चीज़ डेवलप हो जाएगी तो वो बच्चा स्कूल के अंदर भी और घर के अंदर भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप दिलवाना चाहते हैं उसमें परफॉर्म कर पाएगा। सर 2029 में CBSE अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लीड करने के लिए हमारे साथ वहाँ तक होंगे। आपके कोई विशेष प्लान है सर इन 100 सालों की जर्नी को समझने के लिए और समझाने के लिए? CBSE बहुत कुछ नई चीज़ें कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, CBSE ग्लोबल करिकुलम आ रहा है, CBSE सेंटर ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट आ रहा है, CBSE ट्रेनिंग पे बहुत कुछ कर रहा है। तो उन सब को कंपोजिट वे में हम उम्मीद करते हैं कि 2029 के अंदर हम अच्छे से उसे प्रेजेंट कर पाएंगे। हमारे हर साल स्कूल भी बढ़ रहे हैं। आज की डेट में हमारे 30,800 से ऊपर स्कूल हो गए हैं और मैं समझता हूँ अगले 5 सालों के अंदर हमारा नंबर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। सर AI और ChatGPT ने हमारे सारे स्टेक होल्डर्स पर हमला किया है, हमारे स्कूल्स पर, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, हमारे टीचर्स पर, हमारे करिकुलम पर। आप इसके बारे में सर क्या अपनी राय रखते हैं और क्या बच्चों को बताना मैं इसको हमला नहीं बोलूँगा। लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स नए आए, AI और ChatGPT ने एक तरीके से हमारे लिए एक टूल प्रेजेंट किया है जिसको हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। एक टीचर चाहे तो बहुत अच्छे यूनिट प्लान्स AI और ChatGPT की मदद से बना सकता है। असेसमेंट्स बहुत सारी ChatGPT की मदद से बना सकता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ChatGPT पे अवेलेबल होती है। हालांकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कितना वो सही है और गलत है, क्योंकि कई बार अनवेरीफाइबल सोर्स से भी वो इन्फॉर्मेशन आती है। तो टीचर्स के लिए मैं बोलूँगा कि ट्रेनिंग AI टूल्स पे होनी चाहिए, क्योंकि वो उनको एड कर सकती है इन टीचिंग इन क्लासरूम्स। बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है सर आपका, फिर भी हम आपका एक छोटा सा रूटीन जानना चाहते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं और रात तक क्या क्या आप करते हैं? मैं सुबह उठ के कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर मेडिटेशन करूँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। उसके बाद मैं 20 मिनट स्विमिंग भी करने की कोशिश करता हूँ और वहाँ से सीधा तैयार होकर ऑफ़िस जाता हूँ। ऑफ़िस में कोशिश करता हूँ कि सुबह 9 बजे पहुँच जाऊँ। 9 बजे से लेकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक ऑफ़िस, 6:30 7 भी हो जाते हैं। फिर वापस आता हूँ घर और घर आने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, खाना खाता हूँ, थोड़ा और कभी मेडिटेशन किया या कोई किताब पढ़ी और फिर सो जाता हूँ। हिमांशु सर, एक और सवाल है। ए न्यू गोल, कल्चरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट हैज़ बीन added in the NEP 2020. Can you tell us more about this role? I think cultural and aesthetic development हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट कल्चर रहा है जी। और कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर पे प्राउड नहीं फील करते थे।
ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने देश के कल्चर पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब उसकी वैल्यू को हम समझें। जी, हमारे बच्चों को पता हो कि हमारा हमारा एक ऐसा देश है जो वन ऑफ द हिस्टोरिकली मोस्ट एडवांस्ड कल्चर रहा है। 5000 साल पीछे भी आप चले जाएं तो हम बात करते हैं ऐसी सिविलाइजेशंस है हमारी, हड़प्पा एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो जो बहुत ही प्राउड फील करने वाली चीज़ें हैं। और हमारे देश के अंदर मल्टीपल कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको जी, नॉर्थ में अलग कल्चर देखने को मिलेगा, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स आप लें अगर, या मॉन्यूमेंट्स लें, साउथ में अलग दिखेगा, एंड बहुत ही रिच कल्चर है। सो बहुत ज़रूरी है कि ये सारे एस्पेक्ट्स को भी हम अपने स्कूल एजुकेशन के अंदर जोड़ें। हम जहाँ तक एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो एक टेस्ट बच्चों के अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे मैं दिल्ली के अंदर ही बात करूँ तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि जंतर मंतर किस वजह से बनाया गया, क्या सनडायल मेथड उसका जो एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया बच्चों को पता है, या हुमायूंस टॉम्ब का आर्किटेक्चर बच्चों को पता है। जी, सिमिलरली अजंता एलोरा केव्स के अंदर किस तरीके से बुद्धिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उन केव्स के अंदर हमको देखने को मिलता है। साउथ के अंदर जो हमारे मीनाक्षी टेम्पल हुआ या जी, अलग तरीके की का वो हुई, तो क्या बच्चों के अंदर वो एस्थेटिक सेंस भी डेवलप हुई है? क्या बच्चे हमारे कल्चर को क्या कल्चर को समझ पा रहे हैं और उसके लिए प्राउड फील कर पा रहे हैं? क्योंकि जी, एक टाइम था आज से 200 साल पहले जब ब्रिटिश राज था हमारे देश के अंदर, तो हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा डीमीन करा जाता था। जी, हमारे कल्चर के अंदर हमेशा सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को उभारा जाता था कि इंडिया के अंदर सती सिस्टम है, इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविज़्म है। हालाँकि जो हमारी पॉज़िटिव और स्ट्रॉन्ग चीज़ें रही हैं, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट कल्चर रहा है, हमारे लोगों की एस्थेटिक सेंस रही है, उस चीज़ को कभी आगे सामने दिखाया नहीं गया। तो जी, बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन के माध्यम से बचपन से ही बच्चों के अंदर हम एक वो कॉन्फिडेंस भर सकें कि हमारे देश के अंदर बहुत एक एक हिस्ट्री हमारी जो है वो बहुत रिच हिस्ट्री रही है, हमारी जी। सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। सो दैट फीलिंग हैज़ टू कम इन आवर यूथ, इन आवर चिल्ड्रन, दैट वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। सर, आजकल के बच्चे या पेरेंट्स स्कूल एज से ही बाहर अब्रॉड अपने बच्चों की स्कूलिंग एजुकेशन को भी देख रहे हैं, और वो भारत के मुकाबले अपने बच्चों को वहाँ सेटल होना ज़्यादा फ़ायदेमंद समझ रहे हैं। इसके पीछे मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करूँगा कि उनका एजुकेशन सिस्टम से विश्वास कम है या एजुकेशन सिस्टम पे उन्हें, लेकिन ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ को लेकर, कंट्री से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसके बारे में आपके क्या उद्गार हो सकते हैं, क्या विचार? मैं सभी जो भी लोग यहाँ से जिनको लगता है कि भारत देश से दूसरे देश में जाके हायर एजुकेशन या पढ़ना चाहिए और वहीं रहना चाहिए, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि देश को, पहली बात तो इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आपकी भी ज़िम्मेवारी बनती है कि आप अपने देश के लिए, अगर आप एक सक्षम नौजवान हैं जो बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने देश को एक वापस आपकी एक ज़िम्मेवारी बनती है कि इसमें आप इसके डेवलपमेंट में आप योगदान दें। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि यहाँ का जो कल्चरल मिलियू है, आप बाहर भी जाते हैं तो जो इंडिया के अंदर एक एक आपका इमोशनल नीड्स को का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो शायद बाहर नहीं हो पाता है। और देश के अंदर इस समय डेवलपमेंट जिस प्रकार से हो रही है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। तो ज़रूर समय लगेगा हमको और ज़्यादा डेवलप होने में, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर आज की डेट में अगर देखें तो वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो एक एक इंसान एक अच्छा जीवन जीने के लिए सोचता है। सरकार ज़रूर कुछ चैलेंजेस मैं देखना अभी आए हैं, ख़ासकर मेट्रो सिटीज़ के अंदर एयर पॉल्यूशन नागरिकों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो उस पे सरकार बहुत ज़ोरों से काम कर रही है, क्योंकि जैसे-जैसे पॉल्यूशन बढ़ रही है तो नो डाउट सिटीज़ पर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ये एक एरिया है ज़रूर जिस पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट जो हमारे देश के अंदर है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्ट होता है।
आप सोच के देखिए, कई लोग बोल रहे हैं कि मार्स के अंदर दुनिया बसाएंगे। सपोज़ आपको मार्स भेज दिया जाए और आप वहाँ अकेले रह रहे हैं, उसकी बजाय इंडिया के अंदर एक गांव के अंदर आप एक कम्युनिटी लिविंग कर रहे हैं, किस में आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी? आप एक 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आप हज़ारों रुपए खर्च करके एक डिश खाएं और आप जिसके साथ बैठे हैं आप उसको एंजॉय ना कर पाएँ, या फिर आप एक ऐसी जगह पे खाना खा रहे हैं जहाँ पर आप हँस हँस रहे हैं, आपके दोस्त हैं, तो वो आप ज़्यादा आपके लिए प्रीशियस होगा, या फिर एक 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना जहाँ पर आप जिसके साथ बैठे हैं आप उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, जो हमारे देश के अंदर भी धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। सर, आप रोज़ाना अलग-अलग इतने लोगों से मिलते हैं, इतने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या एक बदलाव पेरेंट्स के माइंडसेट में जिसको आप एड्रेस करना चाहेंगे? मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अभी हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है। एंड न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी दोनों कपल वर्किंग कपल्स हैं। सो बच्चों की देखभाल के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कि पहले बच्चे एक बहुत ही सेफ़ एंड साउंड इकोसिस्टम के अंदर रहते थे। उनको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट मिलता था, रेज़िलियंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। वो कहीं न कहीं बच्चों की कम होती जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं और वर्किंग पेरेंट्स हो रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स का लव मिले, बच्चों को सिबलिंग्स का लव मिले, कज़िन्स का लव मिले, और वो गैजेट से ज़्यादा इंसानों के साथ रहें। सर, कोई एक ऐसी जिद जो अभी लगती है पूरी होनी बाकी है? एक जो ज़िद मुझे लगता है जो मेरी पूरी होनी बाकी है, वो ये है कि मैं शिक्षा और ले सकूं। मैं पीएचडी कर रहा हूं, सो वो पीएचडी मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। सर, एक आखिरी सवाल, क्या कभी हिमांशु जी को मैं ऐसा सवाल पूछने के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन चूँकि शायद आपकी वहाँ ज़रूरत होगी, क्या हिमांशु जी को कभी राजनीति में देख पाएँगे? मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं बहुत अपने प्रोफेशन को एंजॉय करता हूँ, और मुझे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर पूरा सेटिस्फेक्शन है अभी जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन कभी, क्योंकि मैंने इस शायद पे सोचा राजनीति नहीं। में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो उस जिद के साथ आते हैं, जो उस डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं। अभी नहीं, मे बी कोई 10 साल बाद, 20 साल बाद। मैंने इस बारे में नहीं सोचा है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक बहुत बहुत यू। शुक्रिया। आपने बहुत सारे सवालों का बहुत बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, थैंक यू। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।